एफकैट 1 2024 के रिजल्ट्स आ गए और अब इंक्वायरीज आना चालू हो गई हैं। आज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के स्टूडियो से हम सबके साथ हैं एसएसबी एक्सपर्ट, जीटीओ एक्सपर्ट, रिटायर्ड कैप्टन एसके सर। सर, आपसे सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए जो एफकैट एस्पिरेंट्स जानना चाहते हैं। आपने एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए क्या चैलेंजेस होते हैं एसएसबी में बात की, आपने टीएस एस्पिरेंट्स के लिए बात की कि भाई बहुत बड़ा ग्रुप होता है और निकाले भी बहुत ज्यादा जाते हैं, आपने इस पे बात की। चैलेंजेस फेस्ड बाय सर्विंग पर्सनल्स पे भी बात की। तो एस्पिरेंट्स का एक आरोप है कि आप सिर्फ आर्मी की बात करते हैं, आप कभी एयरफोर्स की एसएसबी के बारे में बात ही नहीं करते। तो आज का मुद्दा बड़ा अलग। आज हम बात करेंगे चैलेंजेस इन एफकैट एसएसबी। सिर्फ एफकैट एस्पिरेंट्स से ही हम बात कर रहे हैं। एस्पिरेंट्स, अगर आप किसी और एंट्री के स्टूडेंट हैं तो भी ये वीडियो बड़ी लाभदायक होगी, लेकिन विशेष करके आज हम इस वीडियो के द्वारा एफकैट एस्पिरेंट्स से बात कर रहे हैं, उन एस्पिरेंट से बात कर रहे हैं जो एफकैट के थ्रू भारतीय वायुसेना की एसएसबी देने जा रहे हैं। सर, एफकैट एंट्री है जी, थोड़ा पढ़े लिखे ज्यादा है मतलब मैं बड़ा सीडीएस और एफकैट को बड़ा तवज्जो देता हूं क्योंकि अच्छी खासी तैयारी है सर। अब नाउ दैट रिटन का स्टेज क्लियर हो गई है, ऐसे एस्पिरेंट्स को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं एसएसबी में, एफकैट की एसएसबी इन पर्टिकुलर। एयरफोर्स के 5 बोर्ड्स, देहरादून, मैसूर, गांधीनगर, बनारस एंड गुवाहाटी, इन 5 सिलेक्शन बोर्ड्स में एफकैट एस्पिरेंट्स को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, इस मुद्दे पे बात करनी है सर। ठीक है, स्क्रीनिंग से स्टार्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, स्क्रीनिंग से स्टार्ट करें। और देखिए, उससे पहले मैं बताऊं कि आप जो तवज्जो एफकैट एंट्री को देते हैं जी, इसकी एक बड़ी वजह क्या है। देखिए कि दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर बहुत कमी दिखाई देगी। एफकैट एंट्री में ज्यादातर वो कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं जो पहले से ही अपना सपना बनाते हैं, 12th लेवल पर नहीं हो पाया, दे लुक फॉर सीडीएस, दे लुक फॉर एफकैट। एफकैट में वो कैंडिडेट्स आपको बहुत कम दिखेंगे जिन्हें ग्रेजुएशन तक रियलाइज नहीं हुआ और अचानक आकर के एफकैट का फॉर्म भर दें। वो अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच वाले लोग इसमें कम होते हैं, मतलब होमवर्क किया होता है सरल भाषा में अगर बोले तो। बिल्कुल, इन्होंने अपने काफी होमवर्क किया होता है जी। और एफकैट एंट्री का एक जो मुझे डिसएडवांटेज या ये कह सकते हैं कि जो इनके लिए चैलेंजेस बढ़ाती है चीजें जी, वो 2 चीजें हैं सर। एक तो देखिए क्या है कि एफकैट का जो रिटन एग्जामिनेशन है वो एयरफोर्स खुद कंडक्ट कराती है। ठीक है, देयर इज नो यूपीएससी इन्वॉल्वड इनटू दिस जी। तो सीडीएस या एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन जो है यूपीएससी ले रही है, एफकैट का जो रिटन एग्जामिनेशन भारतीय वायुसेना अपने आप ले रही है, जो कि थोड़ा सा इनको लगता है कि कंपैरेटिवली सीडीएस से थोड़ा सा एफकैट जो है आसान लगता है इनको, और ये पास भी कर लेते हैं काफी मात्रा में। ट्रू, फीमेल्स बहुत करती हैं। अब आती है दूसरा चैलेंज जो है कि क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये रिटर्न पास किया है तो जो रिपोर्टिंग है वो थोड़ा हायर नंबर में हो जाती है एफकैट की, जो किसी भी एसएसबी बोर्ड के लिए एक चैलेंज ही है। बिल्कुल चैलेंज है। अगर आप एयरफोर्स की बाकी एंट्रीज को देखें और एफकैट एंट्री को देखें सर, क्योंकि हम एयरफोर्स की बात कर रहे हैं जी, तो एयरफोर्स में भी अगर आप बाकी एंट्रीज को देखें और एफकैट एंट्री को देखें तो रिपोर्टिंग डे वाले दिन यहाँ पर आपको ज्यादा लोगों की मौजूदगी दिखेगी। Which according to you is a challenge? Yes, it is a challenge. Why so, sir? Because स्क्रीनिंग में फिर इनके लिए दिक्कत आना शुरू हो जाती है। और स्क्रीनिंग क्योंकि बोर्ड की रिटेंशन कैपेसिटी के कहीं एक सवाल जरूर वहां खड़ा होता है कि रिटेंशन कैपेसिटी बोर्ड की कितनी है, उसी हिसाब से स्क्रीनिंग किए जाएंगे। तो अब भीड़ थोड़ी ज्यादा है, रिटेंशन कैपेसिटी वही है, तो छटनी प्रक्रिया जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गई इनके लिए। अच्छा, तो ज्यादा तादाद में रिपोर्टिंग है तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन आउट का रेशियो ज्यादा है। सर, क्या स्क्रीन आउट का रेशियो होगा इसमें? सर, स्क्रीन आउट इसमें अगर आप रिपोर्टिंग से कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 84 to 85% चला जाता है। 85% पहले दिन 84 to 85% एफकैट में रेशियो व्हिच इन अदर एंट्रीज इज 75 to 78%। बहुत ज्यादा है सर ये। हाँ, ये रेशियो बढ़ जाता है थोड़ा सा। तो क्या रीजन है सर, क्यों एफकैट एस्पिरेंट्स ज्यादा स्क्रीन आउट हो रहे हैं, जबकि आपने पहली चीज ये बोली
कि ये वो एस्पिरेंट्स हैं जो होमवर्क करके आए हैं। बट देखिए क्या होता है कि इनका जो मेजर पार्ट होता है, इनके जो OIR जो टेस्ट होता है इनका जी, OIR में थोड़ा सा इनके लिए क्वेश्चंस जो हैं वो और चैलेंजिंग, जैसे क्यूब के क्वेश्चंस हैं जी, खास करके क्यूब के जो ग्रुप क्वेश्चंस है, ग्रुप A ग्रुप B वाले क्वेश्चंस, उनकी संख्या बढ़ा दी जाती है। आपको 80% क्वेश्चंस वो मिलेंगे नॉन वर्बल सेट B के अंदर। ठीक अच्छा, है। दूसरा जैसे मिरर इमेज के क्वेश्चंस इनके में बढ़ जाते हैं, ओके, थोड़ा टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाता है। तो एफकेट एंट्री के ज्यादातर कैंडिडेट्स वो होते हैं कि या तो उनका जो ठीक वाला जो रेशियो है वो कम होता है, और या फिर कभी कभी जिसका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी तेज नहीं है तो वो कभी कभी पेपर पूरा भी नहीं कर पाते हैं दिए हुए टाइम में। तो इस वजह से इनका स्क्रीनिंग में थोड़े चैलेंजेस, क्योंकि ये होमवर्क करके आते हैं, सो दे आर ऑन एवरेज गुड इनटू नरेशन, नरेट अच्छी करते हैं अपनी कहानी को ये। ठीक है। डिस्कशन में इनका पार्टिसिपेशन बना रहता है। उसके बाद भी जब ये बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके OIR पर एक चीज अटकी हुई है कहीं जाकर के। ठीक है। तो एफकैट में इनको स्क्रीनिंग में विशेष करके ये जो 2 क्वेश्चंस है इसके ऊपर बेहतर काम करिए, उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करें। फर्ज करें कि कैंडिडेट स्क्रीन इन हो गया, ओके, चलिए, मतलब आपका ये, इसको मैं काउंटर नहीं कर रहा हूं, बट मैं कह रहा हूं कि चलिए मानिए स्क्रीन इन हो गया जी, अभी भी एफकैट एस्पिरेंट को कोई एसएसबी में चैलेंज है? जी हाँ, आगे भी चैलेंजेस हैं। जैसे आप देखिए स्क्रीनिंग इनके बाद इनकी अच्छाई क्या है, GTO बहुत अच्छा करते हैं ये लोग। GTO में ये मतलब बढ़िया कर ले जाते हैं ज्यादातर कैंडिडेट्स। मतलब ये आपका तजुर्बा कह रहा है? हाँ, जितने कैंडिडेट्स मैंने अभी तक देखे एफकैट के, वो लगभग GTO में ठीक करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? साइकोलॉजिकल टेस्ट, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस ये कैरी कर रहे होते हैं कि ये कहानियों में भी सही और गलत कहानियां ढूंढने लग जाते हैं। कहानी कभी सही और गलत होती नहीं है। ठीक है। कहानी साइकोलॉजी में कभी कुछ गलत या सही हुआ ही नहीं सर। तो एफकैट एंट्री के साथ जितना ये एक्सपीरियंस कैरी कर रहे हैं, ये एक चीज जो साइकोलॉजी टेस्ट में साथ लेकर के चले जाते हैं कि सही और गलत, इट इज नॉट राइट और रॉन्ग, इट इज एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब वो पहले से सोचा हुआ प्री-कंसीव्ड आइडियाज के साथ ज्यादा आते हैं ये कहानियों में। अच्छा। खास करके ये प्री-कंसीव्ड आइडियाज बहुत लेकर के आते हैं, तो इस पर इनको विशेष करके ध्यान देना है एफकैट एंट्री। तो ये क्या रट्टाफिकेशन पहले ही करके आ रहे हैं? इतना एक्सपीरियंस कैरी करके आए हैं कि उसकी वजह से इनका जो होता है कि देखिए क्या होता है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट इज योर टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन, एंड इमेजिनेशन अनकॉन्शियस माइंड से आती है। ठीक है, ये अनकॉन्शियस माइंड का टेस्ट है ना। कॉन्शियस माइंड से तो फिर वो रटा हुआ है। कॉन्शियस माइंड से जो है आप जो होता है SRT आप करते हैं। TAT is test of your unconscious mind, WAT is test of your subconscious mind, and SRT is test of your conscious mind. ठीक है। अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस, ये ऐसे चल रहा है साइकोलॉजिकल टेस्ट का सीक्वेंस आगे आगे। अब पहला ही टेस्ट अनकॉन्शियस माइंड का है आपका। ये क्या कर रहे हैं कि अनकॉन्शियसली ये कैरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं इनकी कमी बता रहा हूं, ये कमी जो है ट्रेनिंग साइड से ज्यादा आती है। ये भी मैं बताऊं क्यों। जब आपने कहीं ट्रेनिंग लिया और उसने ही राइट और रॉन्ग, ये कहानी सही लिखी है, तो इसके दिमाग में सही वाला विचार आ गया। अच्छा, है ना। ओके। सही लिखी है तो ये राइट और रॉन्ग, मतलब वही फिजिक्स का आंसर या जो अभी तक ये अपने एकेडमिक्स के आंसर लिखते चले आए थे, मैथ्स का आंसर लिखा था कि सही और गलत, तो गलत है तो नंबर कट जाएंगे, सही है तो नंबर जुड़ जाएंगे या मिल जाएंगे, ये वाला जो कॉन्सेप्ट कैरी करके आ जाते हैं। और इसमें मान लीजिए किसी ने कहा कि ये कहानी बहुत अच्छी लिखी है, ये कहानी बहुत सही लिखी है, ये सर अनकॉन्शियसली, ये इनके नहीं मेरे भी दिमाग में जाएगा। अगर कोई मुझे कह देगा कि ये कहानी बहुत बढ़िया है और मैं किसी टेस्टिंग प्रोसेस में जाऊंगा, तो मुझे वो अच्छी वाली कहानी ढूंढता रहूंगा बार बार। जो स्टिमुलस मुझे दिखाई दे रहा है मैं उसके अनुसार रिएक्ट नहीं कर रहा हूं, रादर मैं वो जो पहले लेकर के आया हूं सही वाली, उसमें मेरा सिलेक्शन अटका रह जाता है। तो मैं ये सोचता हूँ सही वाली लिख दूं ताकि कुछ नंबर बढ़ जाए। और कभी कभी वैसा स्टिमुलस दिखता भी नहीं है, फिर भी ये उसको कहानी को, एक होता है ना कहानी से स्टोरी फ्रेम करना, और दूसरा होता है कि कहानी में पिक्चर को फिट करना। तो ये कहानी में पिक्चर को फिट करने वाली बात ज्यादा कर देते हैं। दैट इज व्हाट वी कैन। क्या बात है सर, तजुर्बा बोलता है आपका। ये एक चीज है जी, मेरे को दिखती है कि इसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लीजिए। तो स्क्रीनिंग भी हो गया, साइक भी खत्म हो गया जी। अब GTO और इंटरव्यू, जहां आपने कहा कि GTO अच्छा है,
जी। तो इंटरव्यू भी सही करते हैं? नहीं, इंटरव्यू बहुत खराब करते हैं। इंटरव्यू में इनकी बड़ी दिक्कत है, सबसे ज्यादा दिक्कत इंटरव्यू में ही आती है, क्योंकि अब आप देखिए वहां तो देखो साइकोलॉजी टेस्ट में मैंने सिर्फ एक ही पार्ट के ऊपर बात किया है, बट इंटरव्यू में मैं आपको 3-4 ऐसी चीजें बता सकता हूं जहां पर इनकी दिक्कत देखी जाती है। पहली चीज तो क्या होता है कि इनके साथ जो दिक्कत आती है इंटरव्यू के अंदर, सबकॉन्शियसली कह सकते हैं, या थोड़ा सा स्ट्रेस जो है चेहरे पर, ये कंफर्टेबिलिटी नजर आनी चाहिए बातचीत में, वो कंफर्टेबिलिटी नहीं नजर आती है इनकी। ठीक है, ये जवाब देने में लगे रहते हैं कि रिप्लाइंग सम आंसर, बट दे आर नॉट रेडी टू इंटरेक्ट इट इन अ वेरी हैप्पी मूड, योर एनर्जी लेवल फॉल्स डाउन लिटिल बिट। ठीक है, चेहरे के हाव भाव अच्छे नहीं दिख रहे होते हैं, थोड़ा सा ओवर जो सीरियस कैंडिडेट दिखने लग जाते हैं, एक तो वो चीज़ आ गई। दूसरा, ये एयरफोर्स का जो नॉलेज होती है, अवेयरनेस होती है अपनी आर्म फोर्सेस की, वो इनका जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता है, बेहतर नहीं रहता है। ये जिस ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहते हैं ये उस ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी नहीं रखते हैं। लाइक इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एयरफोर्स, यू मस्ट नो हाउ मेनी कमांड्स आर देयर, फॉर्मेशन क्या है एयरफोर्स की, या जो है एयरफोर्स के कुछ नाम हैं। ठीक है, आप साइंस स्टूडेंट हैं और एयरक्राफ्ट कौन से थ्योरम के ऊपर या कौन से फिजिक्स के ऊपर काम कर रहा है, वो थोड़े से चीजें को और गहराई में देखना चाहिए इनको, क्योंकि आप इसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने जा रहे हैं। ठीक है, तीसरी चीज जो मैं देखता हूं इनके अंदर कि ये अपने आंसर्स को जस्टिफाई नहीं कर पाते सही ढंग से। मतलब सर, जस्टिफाई करने का मतलब मेरा ये है कि वाई एयरफोर्स, यस, वाई एयरफोर्स एक सवाल आ गया। Why there was a drop in percentage? Why you changed your stream? You were a science student 12th class तक, then you shifted to your arts or humanities. Why you have changed this stream? है ना? Though you have carried your graduation, या आप graduation करके आगे बाहर करियर देख सकते थे. Why looking for Air Force at this stage only? ठीक है, या why you are carrying this impression कि एयरफोर्स ही है और एयरफोर्स में अभी तक आप जाने की एक प्रबल इच्छा रखते हैं, क्या कारण है? या फिर ऐसा कह सकते हैं इसको कि देखिए, इंटरव्यू को ऐसे अगर ये समझें कि इंटरेक्शन के अलावा एक और चीज होती है। दिस इज लाइक जिससे भी आप बात कर रहे हैं, आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ही इज टेकिंग योर रिस्पॉन्सेस ऑन फर्स्ट रिप्लाई। आपने कोई जवाब दिया, उसका एक रिस्पॉन्स उन्होंने सुना। अगर वो रिस्पॉन्स कहीं भी दिमाग में खटकता है, कहीं भी, इंटरव्यूइंग ऑफिसर के, हाँ, अच्छा, वर्बली और नॉन वर्बली किसी भी तरीके से वो जवाब खटकना चाहिए बस। मान लीजिए जो कैंडिडेट है उसके हाव भाव है ना, जवाब देते समय, फेशियल एक्सप्रेशंस, या शब्दों में अटक जाना, है ना, ज्यादा डिप्लोमेटिक आंसर देने की कोशिश करना, है ना। तो जब ऐसी चीजें, या कहीं ऐसा लग रहा है कि यार ये सुना सुनाया जवाब दे रहे हैं, ओके, है ना जी, तो जब ऐसी चीजें दिखने लग जाती हैं तो फिर क्या होगा कि ही विल ट्राई टू एक्नॉलेज योर रिप्लाई लेटर ऑन, री एंगेज मतलब करेंगे, री एंगेज करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी आपने बातचीत कर ली, यहां से हम कोई और बातचीत शुरू कर देंगे, फिर घुमा करके थोड़ी देर में लेकर के आएंगे उसी बात पर, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली आपसे वही सवाल पूछे, इनडायरेक्टली फिर वही चीज आ सकती है आपके सामने। और एक चीज है कि अगर वो इंप्रेशन ज्यादा खटक गया था उनके दिमाग में, वो ज्यादा स्ट्रांग हो गया, तो फिर काउंटर एक्नॉलेजमेंट भी होता है, मतलब आपको तीसरी बार भी चेक किया जा सकता है। और होता क्या है कि एफकेट एंट्री में ज्यादा कैंडिडेट्स वो होते हैं जो जस्टिफाई तीनों बार में कर नहीं पाते हैं, अपनी बात, एक ही बात नहीं रख पाते हैं, ये अपने रिप्लाई मतलब घुमा करके ये दूसरे जोन में चले जाते हैं, फिर दोबारा उस जोन में लाओ तो वो जोन ही बदल जाता है इनका, ये उनका रिप्लाई बदल जाएगा वहां करके। तो ये एक मसला इनका खड़ा हो जाता है वहां पर आकर। अच्छा, तो सर आपने हमें स्क्रीनिंग पे बताया, आपने हमें साइकोलॉजी पे बताया, आपने हमें इंटरव्यू पे बताया। अब फर्ज करें कि कुछ एस्पिरेंट है जो 3, 4, 5 बार रिपीटर है, जी, मैं रिपीटर्स की बात करता हूँ,
वो आपके पास त्रिशूल में आते हैं, ठीक। और इनमें से आपने फॉर एग्जांपल साइक का सेक्शन देख लिया कि ये प्री कंसीव्ड आइडियाज ले रहा है, उसका सबकॉन्शियस माइंड कह लें या अनकॉन्शियस माइंड जो है वो दोनों ही वर्क नहीं कर रहा। तो आप ऐसे कैंडिडेट्स पे कैसे होमवर्क करते हैं? मतलब एफकैट के लिए आप बहुत बार क्या स्पेशल एफकैट में ही ये ज्यादा देखने को मिलता है सर। आई रिमेम्बर देयर इज अ बॉय कमल पांडे, 9 बार एसएसबी अपीयर कर चुके हैं। मेरी उससे पहले बात नहीं हुई थी, अभी बीच में बात हुई, और वो बातचीत के दौरान 2 मिनट में मुझे ये समझ में आ गया कि ये कैंडिडेट के अंदर जो ये जिज्ञासा नहीं है, ये डर है इसका, ठीक है। तो वो स्ट्रेस आ गया उसके दिमाग में, और ये स्ट्रेस आया क्यों पता है? क्योंकि ही इज डाई हार्ड पैशनेट अबाउट आर्म फोर्सेस, करना ही है, ठीक है। एक होता है कि यार अगर मुझे यही करना है तो पूरे इंटरेस्ट के साथ करूंगा, और एक होता है कि जब जरूरी काम आ जाते हैं, जब बड़े काम आते हैं, तो हम अपने स्ट्रेस जाहिर कर देते हैं, डर झलकने लग जाता है, वो जो एंजाइटी होती है। हाँ, एंजाइटी है ना। तो आपने पकड़ लिया ये बात। वो उसको मैंने बताया 2 मिनट में कि भाई तुमने यार तुम्हारी लाइफ में ऐसा ऐसा हुआ है। कहता है कि सर ये आपने मतलब अभी तक मेरे को किसी ने नहीं कहा, बट ये सच्चाई है। मैंने कहा चलो गुड। तो ये चीज बहुत पहले परखना पड़ता है सर। कैफकैट एंट्री के साथ ज्यादा है कि इनको पहले वो चीज पकड़नी पड़ती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ, क्योंकि इसमें से एक्सपीरियंस, मैंने पहले ही कहा था कि एक्सपीरियंस ज्यादा कैरी करते हैं लोग। तो वो चीज अगर नहीं समझ में आई, क्योंकि देखिए क्या है कि जीत की खुशी में कम लोग काम करते हैं, हार के डर से ज्यादा लोग काम करते हैं, और शायद दुगना काम करते हैं। तो इन्हें तो लग रहा है कि मैंने सब कुछ अच्छा किया, मैंने बहुत काम किया, बट वो जो डर है ना वो भी दिख रहा है, क्योंकि वो डर की वजह से किया गया काम है। ओके ओके। तो इस तरीके से आप साइट पे काम करते हैं। हाँ, पहले उसको समझना पड़ता है, इंडिविजुअल बैठ करके उसको समय देना पड़ता है। तो ये 1-to-1 काउंसलिंग आप करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल 1-to-1। पहले उसको समझ, बिना समझे देखिए सर, ये मास ट्रेनिंग तो हो ही नहीं सकती है। एसएसबी इज नॉट अ पार्ट ऑफ मास ट्रेनिंग। एसएसबी इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ इंडिविजुअल काउंसलिंग, इंडिविजुअल असेसमेंट। एक व्यक्ति में जो कमी है सभी में वो कमी होगी ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। तो अगर मैं सभी को वही एक कमी बता दूंगा तो फिर कैसे काम चलेगा? तो कभी कभी क्या होता है कि गाइडेंस थोड़ा सा कमी है, उसको ठीक कर सकता है। मिस गाइडेंस, किसी के अंदर कुछ अच्छा है तो उसको गड़बड़ भी कर सकता है, ये भी देखना होगा। अक्सर इसीलिए बोलता हूं ना सर कि आज के टाइम पे एस्पिरेंट्स हो ये रहा है कि सेल्फ प्रोक्लेम्ड एसएसबी गुरुज बनते जा रहे हैं मार्केट में, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। आई एम सॉरी, मतलब मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, कोई पर्सनल अटैक्स नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे लोगों से बचें, क्योंकि तजुर्बा अपने आप में बोलता है। आज 20 साल हो गए त्रिशूल को, और हमने अपनी गिनती 650 आप तक पहुंचाई है। हम कोई 6,500, 10,500 नहीं बोल रहे, बिकॉज 20 साल में 650 मतलब हर वर्ष 30 से 35 लगभग ऑफिसर्स देना, यानी कि हर महीने 2 से 3 ऑफिसर्स देना। तो एस्पिरेंट्स आप समझें कि आज भी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का पास रेट मात्र 3.76% है, वो भी एक्सट्रीम हाई बता रहा हूं मैं। कभी कभी तो सर ही मेरे को आज बता रहे थे कि पूरा का पूरा बैच वॉश आउट हो गया। टीएस में कितनी बार ये देखने को मिलता है, 10+2 लेवल में देखने को मिलता है, ग्रेजुएट एंट्रीज में देखने को मिलता है। इसलिए सही एसेसर तक पहुंचना जरूरी है। इसीलिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी इनवाइट करता है आप लोगों को। अगर आप एफकैट एसएसबी को फेस करने चाह रहे हैं तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए, 1-to-1 सेशंस लें सर से। आप कुछ ना करें, आप अपनी प्रीवियस एसएसबीज के बारे में बताएं सर को, और सर आपको बता देंगे व्हाट वेंट रॉन्ग। सर एक आखिरी सवाल, 9 बार 10 बार अगर कोई दे देता है एसएसबी तो क्या चांसेस हैं? बिल्कुल चांसेस हैं। ये सबसे बड़ा मिथ है कि रिपीटर्स के चांसेस कम होते हैं, फ्रेशर्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इस भ्रम में कभी मत पड़िएगा। एवरी एसएसबी इज अ फ्रेश एसएसबी, और हर बार एक अलग असेसमेंट होती है। बहुत बार मैं सुनता हूँ सिर्फ सर फ्रेशर्स को नहीं लिया गया, या 2 किए सिर्फ फ्रेशर किए, 5 किए सिर्फ रिपीटर ही किए, फ्रेशर एक भी नहीं लिया। ये कहानी सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, इसके चक्कर में फंसिएगा नहीं कभी भी। ये सबसे बड़ा भ्रम है, ठीक है। आप 12 बार भी जा रहे हैं, 12 बार, देखिए होता क्या है सर कि व्हेन यू फॉल डाउन
इंसान है, चलेंगे गिरेंगे, उससे डरना नहीं कभी, बट अपने अंदर ये हौसला रखिए। बाउंस बैक करना किसको कितना अच्छा आता है, जिसको बाउंस बैक करना आता है वो एसएसबी के लिए बिल्कुल फिट है। अच्छा, ठीक है, आप 12 बार गिरेंगे, 13 बार खड़े होना जानते हैं, आप 12 बार गिरने का अफसोस नहीं करेंगे, क्योंकि यू नो। और जब भी बाउंस बैक करिए लाइफ में तो 3 चीजें अपने साथ रखिए। हाउ क्विकली यू बाउंस बैक, हाउ इफेक्टिवली यू बाउंस बैक, एंड हाउ कॉन्फिडेंटली यू बाउंस बैक। ठीक है, अगर ये 3 चीजें हैं आपके साथ तो बाउंस बैक अच्छा लगेगा। आप बाउंस बैक क्या बुझे दिल से करते हैं, ठीक है, कि पीछे तो कुछ हुआ नहीं, ये फॉर्म आया है, भर देते हैं, चलो ठीक है। आपके अंदर का जो ऑफिसर है ना, वो जगता और सोता रहता है, मरता और जीता रहता है। अभी आज रिजल्ट आ गया एसएसबी का, नहीं हुआ आपके अनुसार काम तो मर गया अंदर से, ठीक है। अगली बार फॉर्म आ गया तो फिर हिला के देख लिया कि हाँ जी जिंदा हो, हाँ चलो खड़े हो जाओ, टाइम आ गया अभी फिर कमीशन लेने का, तो इससे कमीशन नहीं मिलती है, ठीक है। आगे चल करके आगे आप देखो, हार्ड वर्क, वो जमाना चला गया कि हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस। जमाना अब दूसरा है, कंसिस्टेंसी ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। अगर आप अपनी मेहनत के साथ कंसिस्टेंट नहीं है, फ्लक्चुएटेड मेहनत है, मेहनत तो दोनों है, फ्लक्चुएटेड मेहनत के साथ रिजल्ट नहीं मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगी। देयर शुड बी अ कंसिस्टेंसी। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। प्लीज सर, आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई हो। अगर आप भी भारतीय वायुसेना के एफकैट एंट्री से एसएसबी इंटरव्यूज फेस कर रहे हैं तो प्लीज ये वीडियो जरूर दोबारा देखें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाएं, क्योंकि उनका जानना जरूरी है कि कहाँ पे एफकैट एसएसबी एस्पिरेंट्स गलती करते हैं। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।